लोड बैलेंसिंग आती है, हमारे पास एपीआई गेटवेज आते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक पोल लगाया था ग्रुप में जिससे मुझे ये पता लगा है कि हमारे पास जो ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेकंड थर्ड सेमेस्टर के ज़्यादा हैं, एंड इवन फोर्थ सेमेस्टर के भी हैं। तो मे बी आप में से कोई न्यू वेब डेवलपमेंट में आ रहा हो या कोई ऑलरेडी डेवलपमेंट की फील्ड में हो, तो उसको प्रॉपर्ली समझाना ज़रा ट्रिकी हो सकता है। सो दैट मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल बेसिक से शुरू करके ना इसके इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाऊँ। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है हमारे पास, ठीक है? अब लाइक इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है, आपने बस इस चीज़ को समझना है और कुछ भी नहीं। अब क्लाइंट ही होता है हमारे पास जो भी किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लाइक मैं google.com लिखता हूँ तो मेरे सामने एक पेज अपीयर हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या होता है कि हम किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है? तो क्लाइंट का बस ये काम होता है कि उसने रिक्वेस्ट करनी होती है और जो उसको रिस्पॉन्स मिलता है वो उसने लाइक गूगल को देना होता है और गूगल का ये काम होता है कि वो उसको कैनवस में ड्रा करके यूज़र्स को शो करवा देता है, ठीक है? और क्लाइंट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई यूआई होगा, कोई यूज़र इंटरफ़ेस होगा। हमारे पास और भी क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि हमारा आप में से मोस्टली लोग जावा पढ़ते हैं, तो जावा भी एज़ अ क्लाइंट बिहेव कर सकता है। वहाँ पे क्लास होती है एचटीटीपी क्लाइंट, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हो फ्रॉम सर्वर और सर्वर आपको उसका वो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं और आपने उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करनी होती है, तो आप उसमें कर लेते हो। तो पहली चीज़ ये है कि क्लाइंट जो है, ज़रूरी नहीं है कि कोई यूज़र इंटरफ़ेस होगा। एंड सेकंड हमारे पास जो पोस्टमैन है, आपको शायद पोस्टमैन का पता हो, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बाद में बता दूँगा। वो भी एज़ अ क्लाइंट ही बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, कोई भी उसको रिसोर्स चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यूज़र्स चाहिए, ठीक है, किसी टेबल मैंने एक टेबल बनाया हुआ है अपना यूआई में, तो मुझे अब उसमें यूज़र्स लोड करवाने हैं, तो मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर क्या करता है कि एक क्यूरी बनाता है और वो डेटाबेस को सेंड कर देता है, ठीक है? और डेटाबेस से जो भी हमारे पास यूज़र्स आते हैं तो वो उसको रिटर्न कर देता है एज़ अ रिस्पॉन्स टू क्लाइंट और क्लाइंट उसको जो है गूगल में लाइक कैनवास में ड्रा कर देता है। ठीक है। ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन सिंपल वर्ड्स। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट में कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रहा होता है और उसके उसके जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, उसको एज़ अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है? आपके मैसेजेस नहीं आए, ठीक है, मतलब समझ आ रही है थोड़ी बहुत। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पोस्टमैन है, पोस्टमैन ने एक गेट रिक्वेस्ट की है एपीआई यूज़र्स की। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ सेव करवानी है डेटाबेस में तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने इसको इस वर्ड को भूल जाएँ ASP.NET कोड, ये कोई भी आपका सर्वर हो सकता है। बेसिकली लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है, तो आप इसको इग्नोर करना। ठीक है, पोस्टमैन ने रिक्वेस्ट की है गेट की और उसने ये किया कि डेटाबेस से यूज़र्स टेबल ढूँढा है, वहाँ से डेटा लोड किया है और हमें वापस ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया है। ठीक है, और ये जो है गूगल इसको कैनवास में ड्रा करेगा और हमें शो करवा देगा। ठीक है। आगे हम दिखाते हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो क्या होता है हमारे पास। आगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा-सा मैं बताऊँगा इसके बारे में। इतना समझना ज़रूरी नहीं है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है कि बेसिकली जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो आपका एक उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट में आप क्या करते हो कि आप यूआई बना रहे होते हो, कि यूआई क्या होगा आपके पास, उसमें यूज़र्स टेबल होते हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है? एंड सर्वर में आपने डिफरेंट चीज़ों को हैंडल किया होता है। उसमें यूज़र्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, लाइक आपने कोई ना कोई बिज़नेस लॉजिक लिखी होती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग की लॉजिक होती है कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा और क्या-क्या चीज़ें होंगी। बेसिकली इसका जो मेन काम होता है एप्लीकेशन सर्वर का, वो एपीआईज़ का ही होता है कि वहाँ पे एपीआईज़ बनी होती हैं और उसने कोई ना कोई उसने डेटाबेस के साथ लिंक करना होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है और वापस में उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलना होता है। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, इसमें हम एक ही सर्वर में हर चीज़ लाइक एक ही एप्लीकेशन सर्वर जो हम बना रहे होते हैं, जैसे डॉटनेट कोर है, स्प्रिंग बूट है, नोड जेएस है, हम उसी में हर चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। अपने यूज़र्स को भी हैंडल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भी हैंडल कर रहे हैं, पेमेंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं, इन्वेंटरी को भी हैंडल कर रहे हैं। मीन्स के वो एक ही हमारे पास लाइक बैकएंड
जो सर्विस है वो होती है। उसमें हर चीज़ हैंडल हो रही होती है, उसने एक ही डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना होता है। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है हमारे पास और मोस्टली लोग इसी में काम करते हैं। एंड इट सोलिडली डिपेंड्स ऑन के लाइक क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे साथ। अगर उसको कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके लिए ये सूटेबल है, तो हम यही यूज़ करते हैं। इसके कोई फ्लॉज़ नहीं है और ये नहीं है कि ये कोई बुरा आर्किटेक्चर है। लाइक इट डिपेंड करता है कि क्लाइंट को चाहिए क्या है। अगर उसका वेबसाइट का कोई ये फ्लो है कि उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, उसकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी है, तो हम फिर माइक्रो सर्विसेज़ भी यूज़ करते हैं। वो भी मैं आगे आगे आपको बताता हूँ वो क्या होती है। तो इसके एडवांटेजेज़ हैं, ये आप पढ़ लेना। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? आगे है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है। आपने पहले देखा होगा मोनोलिथिक में कि हमने हर चीज़ एक ही सर्वर में एक ही एप्लीकेशन सर्वर, एक ही बैकएंड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा हूँ या डॉट नेट यूज़ कर रहा हूँ या नोड जेएस यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम हर चीज़ को हैंडल करते हैं, ठीक है, मोनोलिथिक में। माइक्रो सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। माइक्रो सर्विसेज में हम एक यूज़र सर्विस सेपरेटली बना देते हैं। मेबी ये नोड जेएस में बनी हो यूज़र सर्विस, मेबी प्रोडक्ट सर्विस में डॉट नेट में बनी हो, मेबी ऑर्डर सर्विस मैंने स्प्रिंग बूट में बनाई हो। तो एक पहली चीज़ क्या हमें नज़र आ रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके कोई भी सर्विस बना सकते हैं, ठीक है? तो इसकी अपनी डेटाबेस होगी यूज़र सर्विस की, प्रोडक्ट सर्विस की अपनी डेटाबेस होगी, ऑर्डर सर्विस की अपनी डेटाबेस होगी। तो हर एक की यहाँ पे ना अपनी डेटाबेस होती है और अलग से हर कोई अपनी सर्विस को हैंडल कर रहा होता है। मीन्स के नोड जेएस के पास यूज़र सर्विस है तो वहाँ पे उसकी लॉजिक लिखी होगी। प्रोडक्ट सर्विस डॉट नेट के पास है तो उसने वहाँ पे अपनी लॉजिक लिखी होगी। ठीक है? तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज़ कि आपने हर चीज़ को सेपरेटली बनाया हुआ है। मोनोलिथिक में आपने एक ही बैकएंड में अपनी हर चीज़ को लाइक अटैच करना है और उसको परफ़ॉर्म करवाना है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे ना कि हमें कब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट में या कब माइक्रो सर्विसेज़ यूज़ करना है, तो मैं अगेन यही कहूँगा कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है और वो कितना हमें पे कर रहा है और उसको चाहिए क्या है। तो इस सब को लाइक देखते हुए ना हम ये चीज़ बनाते हैं कि हमने क्या लाइक माइक्रो सर्विसेज़ यूज़ करनी है कि हमने मोनोलिथिक यूज़ करनी है, ठीक है? और अगर अभी आप वेट कर रहे हैं कि मैं इसमें कोई रिवर्स प्रॉक्सीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा तो थोड़ा-सा और वेट करें, मैं बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ ताकि जो यहाँ पे नहीं है ना उनको एट लीस्ट आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? तो ये क्या था? ये हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप माइक्रो सर्विसेज़ बना रहे हैं ना, अभी हम हमारे पास एपीआई गेटवे नहीं है, ठीक है? ना हमारे पास कोई रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट है। तो होगा क्या कि जो मेरा पोस्टमैन को भूल जाएँ, हमारे पास जो एक क्लाइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं। मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है, मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और मेरे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और मेरे पास यहाँ 2 सर्विसेज़ हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 5 सर्विसेज़ हैं, ठीक है? अब कौन-सी सर्विस को कब कॉल करना है, ये डिटेल्स जो हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स जो हैं, वो हर क्लाइंट को पता होनी चाहिए। मीन्स कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन का यूआई बनाते हुए वहाँ पे अलग से डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। जब मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँगा, वहाँ पे सेपरेटली डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी कि यार ये रिक्वेस्ट आएगी तो हमने इस सर्वर के पास भेजनी है या अगर मेरे पास प्रोडक्ट सर्विस की रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे इस सर्वर के पास भेजनी है। और सेम एज़ मुझे जब वेबसाइट बनानी है, तो वहाँ पे भी मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मुझे कौन-सी रिक्वेस्ट कौन-से सर्वर के पास भेजनी है। तो ये हर एक चीज़ को पता होना ये हर क्लाइंट को पता होना चाहिए, ठीक है? तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। और अब माइक्रो सर्विसेज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ चैलेंजेज़ हैं, जो कि हम अब डील करते हैं। बेसिकली ये व्हाई पार्ट आ गया कि व्हाई व्हाई शुड वी यूज़ एपीआई गेटवेज़? व्हाई शुड वी गो विथ अ, रिवर्स प्रॉक्सीज़? तो इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको हाइलाइट करता हूँ कि इसमें होता क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास एक क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट हमारे पास ब्राउज़र भी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, मेरी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो मुझे हर क्लाइंट में अलहदा सी कॉन्फ़िगरेशंस डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, यूज़र के लिए भी डिफ़ाइन करनी पड़ती है, प्रोडक्ट के लिए भी, ऑर्डर के लिए भी बिकॉज़ ये सेपरेटली सर्वर में डिप्लॉय है, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे ये वाले सर्वर के पास भेजनी है, यूज़र वाले के पास। अगर मेरे पास प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आती है तो मुझे प्रोडक्ट वाले के पास भेजनी है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी तो हमारे पास 4 सर्विसेज़ हैं, मेबी हमारे पास 5 हों या 6 हों या 7 हों, तो मुझे हर एक की डिटेल देनी पड़ेगी। इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू आता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसकी वजह से हमने वहाँ पे स्विच करना है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ वो क्या है। अब होता ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है।
मेरा यूआई जो है वो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय है। मेरे जो ये सर्वर्स हैं, 4 सर्वर्स हैं डिफरेंट, ये भी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय हैं, ठीक है। डिप्लॉय मीन्स कि हमने इनको गूगल में लाइक रन करवाया हुआ, वो इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है। अब ऐसा मैं करता हूँ कि यार मेरा जो ये सर्वर है ना, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, ठीक है, यूज़र सर्वर की। तो मैं इसको ना किसी और जगह से सर्वर लेता हूँ, वहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा। अब जब मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा ना, मीन्स कि जब मैं इसको खत्म कर दूँगा, मेरी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गई है यूज़र सर्वर की, जो मैंने बाय की हुई थी। तो अब क्लाइंट्स की जितनी भी रिक्वेस्ट इसको जा रही है ना, वो सारी रिक्वेस्ट फेल हो रही है मेरे पास। ठीक है। आप मान के चलो कि आपने एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है? जैसे फोर्टेनिक एथिकल, तो काफ़ी ज़्यादा डील्स लगी हुई थी डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो अब क्या होगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, लाइक ये पेमेंट वाली सर्विस है, हम इसको इसकी अच्छी एग्ज़ाम्पल है। अब किसी ने ऐड टू कार्ट कुछ आइटम्स की हुई हैं, अब उसने इसकी पेमेंट करनी है। अब क्योंकि हमने पेमेंट सर्वर जो है वो चेंज कर दिया है, तो मुझे क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी कि इसको जितनी भी रिक्वेस्ट आएँगी ना, वो सारी कैंसल हो जाएँगी। मीन्स के मेरे क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन इसकी एक्सपायर हो गई है, मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसको जितनी भी रिक्वेस्ट आएँगी वो सारी लाइक डिस्कार्ड हो जाएँगी, वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा। तो इतनी देर में क्या करना होगा, मुझे एक दूसरा सर्वर बाय करना होगा और वहाँ पे अपनी जो पेमेंट सर्विस है ना, वो रजिस्टर करनी पड़ेगी। ठीक है? अब इट टेक्स सम टाइम, लाइक ऐसा नहीं होगा कि मैं उसी टाइम एक सर्वर बाय करूँगा, वहाँ जाके इसको मैं लाइक डिप्लॉय कर दूँगा। इट टेक्स सम टाइम, लाइक आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि मेरे सर्वर का क्या साइज़ है, ये उस पे डिपेंड करता है। तो अब उस 1 घंटे में जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, तो वो सारी की सारी फेल हो जाएँगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब क्लाइंट क्योंकि मैंने अपनी क्लाइंट को भी डिप्लॉय किया हुआ है और क्लाइंट में डिटेल्स जो हैं वो पहले वाले सर्वर की पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास ये पेमेंट वाला सर्वर था, ये ओल्ड सर्वर है, ठीक है? तो उसकी डिटेल्स क्लाइंट में पड़ी होंगी। तो अब मुझे क्लाइंट को भी चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्लाइंट में अपनी एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा। वहाँ पर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस डिफ़ाइन की होंगी, पेमेंट सर्विस के लिए, पेमेंट सर्वर के लिए, वो मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जब मैं चेंज करूँगा तो मुझे अपने कोड को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, तो इट विल टेक सम टाइम एज़ वेल। ठीक है, यहाँ पे भी हमें टाइम लग गया, यहाँ पे भी हमें टाइम लग गया। तो लाइक अराउंडली ये 2 टू 3 आवर्स ले सकता है, तो उसमें जो हमारी एपीआईज़ वर्क कर रही होती हैं, वो फेल होंगी। हाँ, इसके लिए तो वर्क करेंगी यूज़र के लिए भी, ऑर्डर के लिए भी, लेकिन पेमेंट के लिए वो वर्क नहीं करेंगी। तो मेजरली ये प्रॉब्लम है कि हमारे क्लाइंट को पहली चीज़ ये है कि हर चीज़ को याद रखना पड़ रहा है। मीन्स कि उसको यूज़र के लिए भी याद रखना पड़ रहा है कि इसको मैंने कब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस को वो ऑब्वियसली रिमेंबर करेगा। प्रोडक्ट सर्वर को भी, ऑर्डर को भी एंड पेमेंट सर्वर को भी, ठीक है? और ये है कि जब मैं इसको रीडिप्लॉय करूँगा तो उसमें कुछ टाइम लगता है और उसमें एपीआईज़ जो हैं हमारी फ़ेल होंगी लाज़मी। तो ये इसकी एक वजह है। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। टाइट कपलिंग होती है, ये ठीक है, अभी अब छोड़ते हैं क्या होता है। अ, हाँ, ठीक है। जब आप क्लाइंट में चीज़ें लाइक डिफाइन कर देते हैं ना कि मुझे मेरा ये सर्वर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक यूज़र सर्वर है जो कि 5001 पोर्ट पे चल रहा है। तो मुझे क्लाइंट को ही बताना पड़ेगा और क्लाइंट कोई सेफ लाइक प्लेस नहीं है इन चीज़ों के लिए कि मैं अपनी ये डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे क्लाइंट में शो करवा दूँ। क्लाइंट को शो करवा दूँ, क्लाइंट में एक्सपोज़ कर दूँ। कोई भी अटैकर एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट लिख के ना ये देख सकता है कि मेरा यूज़र सर्वर कौन से पोर्ट में है, मेरा प्रोडक्ट सर्वर कौन से पोर्ट में है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल एक्सपोज़ हो जाती हैं, जो कि हम चाहते हैं कि ना हो। और हुँ, लोड बैलेंसिंग, बैक डिटेल्स आर एक्सपोज़्ड। हाँ, ये मैंने जो आपको भी बताया कि बैकएंड डिटेल्स जो होती हैं लाइक हमारा हमारा सर्वर कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो यहाँ पे एक्सपोज़ हो जाती हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे पास डोस अटैक हो सकते हैं। अब डोस अटैक क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये सर्वर है। अब इस सर्वर की 2 जीबी रैम है। हाँ, अभी ये मान के चलते हैं, ठीक है? 2 जीबी इसकी रैम है और अब हमारा क्योंकि एक्सपोज़ हो चुका है, इसका पोर्ट एक्सपोज़ हो चुका है, इसकी डोमेन जिस पे ये रजिस्टर्ड है, वो डोमेन वो एक्सपोज़ हो चुकी है। अब होगा क्या कि कोई भी इस तरह कर सकता है कि लाइक मैंने आपको भी पहले बताया था ना कि जावा भी एज़ अ क्लाइंट बिहेव कर सकता है। तो एक प्रोग्राम लिखेगा, उसमें एक लूप रन करेगा मेबी 1000 तक, मेबी 10,000 तक, जहाँ तक उसका दिल करे और वो इसको रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जब अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो मेरा ये सिर्फ़ 2 जीबी का सर्वर है। अब क्या होगा कि वो इसको
अब इतनी रिक्वेस्ट आएँगी तो ये वर्क करना ही बंद कर देगा, ठीक है? अब जो रियल में इसको रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भेज रहा हूँ या आप लोग भेज रहे हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को मेबी घंटा लग जाए प्रोसेस होने में। उसने क्या किया कि उसकी एबिलिटी को लाइक ख़त्म कर दिया है कि वो किसी की एपीआई को किसी की रिक्वेस्ट को डील कर सके और उसको डेटाबेस से डेटा लाकर दे सके। तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है, बैकएंड डिटेल्स जब एक्सपोज़ होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है हमारे पास। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है? अच्छा, क्लाइंट क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना वो डायरेक्टली हमने ऊपर आई थिंक देखा भी था कि 1 मिनट ये कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि अगर मेरा क्लाइंट किसी क्लाइंट गूगल डॉट कॉम है और सर्वर जो है वो भी गूगल डॉट कॉम का एक सर्वर है जो कि यूएस में पड़ा हुआ है, तो वो डायरेक्टली उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, दरम्यान में कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है? अभी तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट इस तरह जा रही है डायरेक्टली यूएस वाले सर्वर में। उसके दरमियान में कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब रिवर्स प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। रिवर्स प्रॉक्सी में ये होता है कि आप क्या करते हो कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी सर्विसेज़ हैं। जैसे हमारे पास ऊपर अभी कितनी सर्विसेज़ थी, 4 सर्विसेज़ थी, ठीक है? ये वाली यूज़र की है, प्रोडक्ट की है, ऑर्डर की है, पेमेंट की है। यहाँ पे लाइक फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कितनी भी सर्विसेज़ हो सकती हैं। आपने जस्ट एक ही सर्वर के साथ इंटरैक्ट करना होता है। ये होता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। इसको हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं जो कि लाइक एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसके साथ क्लाइंट इंटरैक्ट करता है। क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, हमारा कोई जावा प्रोग्राम भी हो सकता है, हमारी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है। अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्वर 1 क्या है, इसको पता भी नहीं होगा सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। इसको ये भी नहीं पता कि मैंने किस सर्वर के साथ इंटरेक्शन करनी है। इसने जस्ट इसको ये पता है कि ये मेरा सर्वर है बैकएंड वाला और मुझे इसी के साथ इंटरैक्ट करना है और यही मुझे डेटा लाकर देगा जिसको मैंने अपने लाइक जिसको मैंने शो करवाना है यूज़र को, ठीक है? तो ये हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी होते हैं। बेसिकली ये अ, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में एक मिडल लेयर होती है, ठीक है? अब क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है? ये भी सर्वर होता है, इसको वैसे ही रिवर्स प्रॉक्सी नाम दिया हुआ है। इसको रिक्वेस्ट गई, अब ये डिसाइड करता है जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस डिफ़ाइन किए होंगे, वो हम करते करेंगे भी आगे आप लोग देखेंगे। अब वो डिसाइड करता है कि मुझे सर्विस 1 को कॉल करना है, सर्विस 2 को कॉल करना है कि सर्विस 3 को कॉल करना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली, थोड़ा-सा ना इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरे पास ना अभी आपको ये शो हो रहा है मेरा विज़ुअल स्टूडियो? कोई मैसेज करके ना मुझे बता दे। जी, शो हो रहा है। ठीक है, शो हो रहा है। ओके, ओके। समझ आ रही है हिज़र की नहीं आ रही? ऊपर से जा रही है? नहीं, अच्छा चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे पास ना अभी मैं आपको अपना थोड़ा कोड बेस बता देता हूँ। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे एज़ अ डॉट नेट डेवलपर काम कर रहा हूँ। उनके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफर्टेबल था इसके साथ, डॉट नेट के साथ। तो मेरे पास कुछ टाइम नहीं था, इस वजह से मैं इसको नोड जेएस में नहीं बना सका। आती तो वो भी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अब लाइक ये है कि हमारे पास एक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है, ये अलहदा से एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? अ, ओके। यहाँ पे हमारे पास ना 2 एपीआईज़ बनी हुई हैं। एक एपीआई हमारे पास ये एपीआई यूज़र और एक हमारे पास एक ये एपीआई है। मीन्स कि जब मेरा क्लाइंट इस एंड पॉइंट को हिट करेगा ना, तो मेरे पास ये जो डेटा है रिटर्न होके मिलेगा इन रिस्पॉन्स। मीन्स के इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट जाएगी और हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो ये जो है ना चीज़ें होंगी। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक पोस्टमैन है। मेरे पास लाइक इनको मैं ना रन करता हूँ पहले, वे रन हो जाएँगी। 1 मिनट, ठीक है। मेरा कौन से पोर्ट पे रन कर रहा था मुझे पहले ये देखने दें। मेरा पोर्ट है इस वक़्त 44358 ये इस पे रन कर रहा है। तो मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट सेंड करके दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट किस तरह सेंड हो रही है और हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हम यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कौन सा एंड पॉइंट पड़ा हुआ है। अ, ये वाला एंड पॉइंट पड़ा हुआ है। हम पहले ना इसको कॉल करके देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है। मीन्स कि अगर हम इस एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करते हैं, तो मुझे रिज़ल्ट में ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी।
ठीक है? अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कोई इसके अंदर रिवर्स प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने इसको कॉल किया। मैं पोर्ट भूल गया दोबारा, वेट। अच्छा, ये हमारा पोस्टमैन है। ये हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि कोई भी हमने रिक्वेस्ट करनी हो ना, हमें चेक करना हो कि हमारी एपीआई जो हमने बैकएंड में बनाई है, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अभी क्योंकि हमारे पास यूआई नहीं है, तो इसके लिए पोस्टमैन ज़रा अच्छा परफ़ॉर्म करता है। वैसे हमारे पास स्वैगर भी होता है। स्वैगर एक अलग से चीज़ है, उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पोस्टमैन ने इसका काम किया कि ये किसी भी सोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और हमें उसके अगेंस्ट कुछ ना लाइक कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि गूगल को मिल जाता है एंड में, और उसने उसको शो करवाना होता है। तो हम यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि हमें वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अब मैंने रिक्वेस्ट की है एपीआई यूज़र नेम्स में, जो कि यहाँ पे हमारे पास डिफ़ाइन है, वो ये है एपीआई यूज़र नेम्स। यहाँ पे कौन-कौन से नेम्स हैं हमारे पास, अली है, अहमद है, उस्मान है, बिलाल है, और यही चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। मीन्स कि हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म जो है ना वो वर्क कर रहा है, ठीक है? अब मेरा पोस्टमैन है, तो आप ये देखें कि मुझे अगर एपीआई यूज़र नेम्स चाहिए ना, मीन्स कि मैं भी यूज़र सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने प्रोडक्ट सर्वर के साथ इंटरैक्ट करना है, तो मुझे अपने पोस्टमैन को बताना पड़ा है कि यहाँ पे मुझे ये वाला एंड पॉइंट अब यूज़ करना है, एपीआई प्रोडक्ट सर्विस। मेरे पास यहाँ पे एक उसका प्रोजेक्ट भी बना हुआ है जो कि इंडिपेंडेंटली चल रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? उसके क्या एंड पॉइंट्स हैं, उसके भी ये सेम एंड पॉइंट्स हैं। एपीआई प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़र था, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो हम इस वाले को हिट करके देखते हैं, ठीक है? अब मैंने इसको हिट किया तो मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो पोर्ट है वो यूज़र का भी, यूज़र मैनेजमेंट वाले का ना मेरे मेरे पास पोर्ट लगा हुआ है। इसका पोर्ट ऑब्वियसली कोई ना कोई और होगा, तो चेक कर लेते हैं। वो हमारे पास 44339 है, ठीक है? इसको कॉल करते हैं, अब ये वर्क करेगा। अब हमारे पास वो डेटा जो यहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया है कि मेरे पास पड़ा हुआ है ये वाला, वो यहाँ पे आ गया सारा। ठीक है? ये एक बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है कि मेरी एक रिक्वेस्ट आई है जो कि इसको हिट कर रही है एपीआई प्रोडक्ट को, और वो क्या करता है कि हमें अगेंस्ट इट हमें कोई ना कोई डेटा रिटर्न करता है, वो ये पड़ा हुआ है। अभी इसमें रिवर्स प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं था। अब ना मैंने जस्ट आपको दिखाना था ताकि आप थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ कि मेरे पास ये कोड है, टोटल ये कोड है मेरे पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, और टोटली ये कोड है मेरे पास यूज़र मैनेजमेंट का। 1 मिनट यहाँ पे है, सही है? तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मुझे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हैंडल करना करना पड़ा है, पोर्ट भी हैंडल करना पड़ा है और मुझे उसका यूआरएल भी हैंडल करना पड़ा है, और ये क्लाइंट है हमारे पास। और इसी तरह से हमें नोड जेएस में, डॉट नेट में अगर हमारे क्लाइंट्स बने हुए हैं, ठीक है? सॉरी, अगर हमारे पास क्लाइंट्स बने हुए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे हर जगह हमें ये चीज़ें लाइक बतानी पड़ेंगी, हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है? आपने इस चीज़ को याद रखना है। और अब आगे स्लाइड्स पढ़ते हैं, आगे वाली स्लाइड्स में क्या है। तो ये रिवर्स प्रॉक्सी थी हमारे, सॉरी, रिवर्स प्रॉक्सी अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करके। अभी के लिए इतना समझ लें जो मैंने आपको बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म बताया विदाउट रिवर्स प्रॉक्सी। तो अभी क्या चीज़ें हैंडल करते हैं हमारा रिवर्स प्रॉक्सी, बेसिकली एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है। हाँ, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर है, ठीक है? हमारे पास 4 डिफरेंट सर्वर्स हैं इस वक़्त जो चल रहे हैं। एक यूज़र सर्वर चल रहा है, एक प्रोडक्ट है, एक पेमेंट है, ऑर्डर है, और यहाँ पे हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी का कोई कांसेप्ट नहीं है। तो क्या होगा कि मुझे ऑथेंटिकेशन ऑथराइज़ेशन बहुत बेसिक है। मीन्स कि ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि यूज़र कौन है उसको वेरीफ़ाई करना, उसके लिए एक जेडब्ल्यूटी टोकन बनाना, ठीक है? मुझे यहाँ पे भी हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है? 4 डिफरेंट सर्वर्स हैं, अगर मेरे पास 10 सर्वर्स होंगे, ठीक है? तो मुझे 10 के 10 सर्वर्स में ऑथेंटिकेशन का फ्लो लिखना पड़ेगा, मुझे ऑथराइज़ेशन का फ्लो लिखना पड़ेगा। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हर सर्वर में एक और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, वो है लॉग्स करना, ऑडिट बनाना। इन सिंपल वर्ड्स, लाइक आप एक अलहदा से एक फ़ाइल मेंटेन करते हो डिबगिंग के लिए। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई आ रही होती है कि ये यूज़र था, उसने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी और उसको हमने ये डेटा रिटर्न करके दिया है।
तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी, हर जगह मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी सेंट्रल चीज़ नहीं है जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ डिफ़ाइन हो। ठीक है? मेबी आपको ना ये समझ आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप मुझे बता दें, मैं देख लेता हूँ आपकी कोई क्वेरी ना आई हो। ठीक है, ऑल ओके, किसी की कोई क्वेरी नहीं है अभी हमारे पास। 1 मिनट। ओके, अपने इन चीज़ों के पास आते हैं। तो रिवर्स प्रॉक्सी किस तरह से हेल्प करता है? पहली बात तो ये है कि राउटिंग राउटिंग मीन्स कि हमें हर जगह अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता। हमें जस्ट अपने प्रॉक्सी सर्वर को बताना पड़ेगा कि यार मेरे पास ये सर्विसेज़ हैं, ठीक है? और आपने इनके साथ इंटरैक्ट करना है, इनके ये पोर्ट्स हैं। तो ना मुझे ना क्लाइंट को ये मसला है कि मैंने किसके साथ इंटरैक्ट करना है। क्लाइंट को पता है कि मैंने तो सिर्फ़ एक ही प्रॉक्सी सर्वर के साथ इंटरैक्शन रखनी है अपनी, वो ये वाला है। और प्रॉक्सी सर्वर को पता है कि मैंने आगे कैसे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, ठीक है? तो ये राउटिंग ये होती है हमारे पास। सिंगल एंट्री पॉइंट है मीन्स कि मुझे एक ही जगह लिखना पड़ रहा है, हर जगह नहीं लिखना पड़ रहा है इस चीज़ को कि मेरी ये सर्विसेज़ हैं तो आपने इनको कॉल करना है। सर्वर एनोनिमिटी ये चीज़ जो है ना, ये आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था डोस अटैक का। अब ऐसा है कि क्लाइंट को जस्ट इसका एड्रेस पता है इस रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का, उसको इसका भी नहीं पता, उसको इसका भी नहीं पता, उसको इसका भी नहीं पता। अब क्या है कि ना यहाँ पे कोई डोस अटैक हो सकता है, ना यहाँ पे हो सकता है, ना यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इनका एड्रेस ही हमें पता नहीं है। जब एड्रेस नहीं पता होगा ना, तो कोई भी एक हैकर है, तो वो कैसे लाइक आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि यार इनका ये सर्वर पड़ा होगा, वहाँ उसका एड्रेस ये होगा। उसके लिए तो बिल्कुल ये लाइक ब्लाइंड सीन है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो ये वाला अटैक जो है ना, बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके। हाँ, आप सोच रहे होंगे फिर ठीक है, ये भी एक सर्वर है, इस पे भी तो अटैक हो सकता है, बजाए कि हम सारे सर्वर्स पर अटैक करें, हम इस पे अटैक कर देते हैं। तो ऐसा है कि इसमें एक रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हम उसमें क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक आप जब कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना अपनी इसके इंस्पेक्ट में जाता हूँ। अ, एक मिनट मैं इसको रीलोड करता हूँ। होल्ड ऑन। अच्छा, मैं यहाँ पे आया हूँ इंस्पेक्ट में अपने, ठीक है? और इसमें मैंने क्या किया है कि अपने पेज को रीलोड किया है। और अपने इस रिक्वेस्ट पे गया हूँ। तो आप सबसे एंड में जाएँगे ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स में जाएँगे। ये कुछ हेडर्स होते हैं जो कि हमारे पास होके जाते हैं सर्वर के पास जाते हैं, ताकि उसको पता लगे कैसे लाइक मैंने क्या करना है रिक्वेस्ट का, मैंने किस तरह से इसको प्रोसेस करना है। ठीक है? अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ मिलेगी यूज़र एजेंट की। यूज़र एजेंट बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ठीक है? ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ ट्रैवल करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं हैकर हूँ और मेरी रिक्वेस्ट ट्रैवल करती है, उसके साथ ये वाला हेडर तो लाज़मी होगा, ठीक है? जहाँ पे मेरे लाइक लैपटॉप का एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि इस एड्रेस से हमें 10 रिक्वेस्ट एट अ टाइम आ गई है, तो मैं 30 जो इसकी 11th रिक्वेस्ट होगी ना, मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है? ये लॉजिक होती है ये लॉजिक है रेट लिमिटिंग की। रेट लिमिटिंग का काम ये होता है कि अगर एक ही एड्रेस से हमें बार-बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको ब्लॉक कर दो, ताकि वो ज़्यादा रिक्वेस्ट ना कर सके और हमारा सर्वर जो है ना, वो ओवरलोड ना हो। ठीक है? तो ये सर्वर एनोनिमिटी होती है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे कितने सर्वर्स चल रहे हैं और कैसे वो वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल हिडन होता है। लोड बैलेंसिंग है, ये छोड़ दें, रेटिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। अच्छा लोड बैलेंसिंग में चलें मैं बता देता हूँ इसका क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 14 अगस्त की सेल लगी हुई है और आपने एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है, तो ऑब्वियसली आपने सेल लगाई है, तो हर कोई आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करेगा। आपको लाइक क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एपीआई हिट्स करेगा, ठीक है? कभी डिफरेंट पेज में जाएगा, कभी डिफरेंट पेज में जाएगा। तो होगा क्या कि आपका अगर सर्वर 2 जीबी का है ना, ठीक है? तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि रिस्पॉन्स का जो फ्लो है ना, वो बहुत लेट जाएगा। मीन्स कि हर एक को वेटिंग लिस्ट में आना पड़ेगा। वो एक आपने देखा होगा इरिटेटिंग सा एक वो सर्कल होता है, वो घूम रहा होता है, हमारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही होती, तो वो आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा अक्सर आपने अपने बोर्ड के रिजल्ट्स देखे होंगे, तो वो ऐसे ही होता है कि लोड बैलेंसिंग उसमें उसमें लोड बैलेंसिंग का कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने 1-2 सर्वर बनाए होते हैं जो कि इतने ट्रैफ़िक को ना हैंडल नहीं कर पाते। तो इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास कि हम उसकी स्केलिंग कर दें, या तो वर्टिकल स्केल कर दें या हॉरिज़ॉन्टल स्केल कर लें। ये अगर आपने पढ़ना होगा पढ़ लेना। एक डिफरेंट चीज़ है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो
क्लाइंट ने रिवर्स प्रॉक्सी के साथ इंटरेक्शन करनी है, लोड बैलेंसिंग ठीक है, कैशिंग हाँ, कैशिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि चलें इसको भी रहने दें, बाद में समझाता हूँ। और क्या बताने वाली चीज़ है, ये मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। एपीआई गेटवे क्या होता है? हाँ, ये समझ लेते हैं कि एपीआई गेटवे क्या होता है। हाँ, देखो मैंने जैसे आपको भी पहले बताया था ना कि हमें क्लाइंट को बताना पड़ रहा है कि आपने अगर ये रिक्वेस्ट आएगी तो अगर क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करता है तो क्लाइंट हमें वहाँ पे एक लॉजिक लिखनी पड़ेगी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, अपनी वेबसाइट में कि अगर इसमें रिक्वेस्ट आई है तो हमें इस सर्वर के पास भेजनी है, अगर इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आई तो हमें इस सर्वर के पास भेजनी है। तो मुझे हर क्लाइंट के लिए अलग से बताना पड़ रहा है। एपीआई गेटवेज़ में क्या होता है कि हम एक सेंट्रल प्लेस में ही ये चीज़ें लाइक हैंडल कर लेते हैं। कि यार ये हमें यहाँ पे लिखनी है मीन्स के जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी डिफरेंट, वो हमें एक सेंट्रल प्लेस में हैंडल करनी पड़ती है। हमें हर जगह उसको अलहदा से बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? तो ये एपीआई गेटवे से कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरे पास 4 सर्विसेज़ चल रही हैं, ठीक है? 4 डिफरेंट सर्वर्स हैं मेरे पास, 5 डिफरेंट सर्वर्स हैं। तो उन सब के एड्रेसेस हमने एपीआई गेटवेज़ में लिखे होंगे। अब एक ऐसा नज़र आता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई इतना मसला नहीं है, बहुत आसान स इसकी बहुत ईज़ी सी इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारे पास। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी और अभी यही है, ठीक है? आगे देखते हैं। हुँ। हाँ, मैंने आपको भी बताया कि जिस तरह से हमारे पास पोस्टमैन को 5001 का भी पता होना चाहिए, 2 का भी पता होना चाहिए कि इसमें हमारी लैदर सर्वर है, इसमें हमारा लैदर सर्वर है। अब हमने एपीआई गेटवे बना लिया तो अब पोस्टमैन को सिर्फ़ पता है कि मैंने इसी के साथ इंटरैक्ट करना है। मीन्स कि हमारे क्लाइंट को पता है कि मैंने जस्ट 5000 पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है जो कि हमारा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर है। बाकी ये चीज़ें इंटरनली हैंडल हुई होती हैं कि वो राउटिंग कैसे होगी, ये चीज़ें अलहदा से हैंडल होती हैं। तो अब यार्प है, यार्प बेसिकली एक टूल किट होती है। हम ASP.NET कोर में ये टूल किट है जिससे हम रिवर्स प्रॉक्सी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने एपीआई गेटवेज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब नई इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसकी। कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अभी आपने ये देखा होगा कि मैंने जो रिक्वेस्ट करा था अपने पोस्टमैन से, वो हर एक के लिए सेपरेटली बना रहा था। मीन्स कि मैं यहाँ पे मैंने पोर्ट चेंज किया था आपके सामने क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सर्वर जो है और यूज़र सर्वर जो है वो डिफरेंट पोर्ट्स पे चल रहा है, ठीक है? तो आपको क्लाइंट में भी ये हैंडल करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है। तो अब बनाते हैं हम एपीआई गेटवे। अ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ना अभी बता दें, ताकि मैं उसको डील कर लूँ। सही है ये आपने सर्टिफ़िकेट्स का पूछा होगा। तो ये मेरे पास आ जाता है, इसको बंद कर देते हैं अभी अपने सर्वर्स को, ये 3 डिफरेंट सर्वर्स चल रहे थे। अब मेरे पास एक ये प्रोडक्ट सर्वर है जिसकी मैंने आपको दिखाई है कि ये इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और हमारे पास एक ये सर्वर है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं तो नोड.जेएस डेवलपर हूँ तो ये क्या मतलब ये तो डॉट नेट में बना हुआ है। बिल्कुल सेम है, कोई इतना मसला नहीं है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। नोड.जेएस का कोई अपना भी मैकेनिज़्म होगा जिससे वो रिवर्स प्रॉक्सी इम्प्लीमेंट कर सकता होगा तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इवन कि अगर आप डॉट नेट कोर को एज़ अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ कर लो ना तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी एक फ़ाइल में जाती है हम क्या किया कि हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया है एपीआई गेटवेज़ के नाम से, ठीक है? ये जो है ना हमारा एपीआई गेटवे है, बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह के हमारे बाकी प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ होती है कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस को हैंडल किया होता है। अब अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊँ तो जस्ट ये है, जस्ट यही कोड लिखा हुआ है। ये एक एंड पॉइंट लिखा हुआ था कि पता लग जाए कि प्रॉक्सी सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा ना आपको स्क्रीन में ये शो हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर स्टार्टेड। ये कैसे शो होता है कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला एंड पॉइंट हिट होता है जिसकी वज़ह से हमें ये सेंटेंस जो है ना उधर शो हो जाएगा। हमने क्या किया कि रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर ऐड किया, ठीक है? और वो इसको कहाँ से लोड कर रहा है बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन आपको कोड नहीं समझना, आप टेंशन ना लें कि ये कोड बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो बता रहा है इस कोड में ये बता रहा है कि रिवर्स प्रॉक्सी की जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने लिखी हुई है ना, वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन उसके अंदर रिवर्स प्रॉक्सी का एक पोर्शन बना हुआ है, वो कॉन्फ़िगर हो रहा है हमारे पास। अब ये इसका सारा कोड जितना मैंने आपको समझाया ना लिटरली वो इस कोड में हैंडल हो रहा है। बस आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए, आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, इसको हैंडल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इस कोड को मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं ना दोबारा बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ना आइडिया हो जाए।
इसको मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ और हम ना दोबारा से लिखते हैं कि किस तरह से हम इसको लाइक हैंडल करना है। तो मैंने क्या करना है कि क्योंकि मेरे पास मैंने एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर बनाना है, तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक रिवर्स प्रॉक्सी है, ठीक है? अब क्योंकि मेरे पास डिफरेंट रिक्वेस्ट आ सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एपीआई यूज़र के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, एक मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई प्रोडक्ट के लिए। इनकमिंग रिक्वेस्ट कहते हैं इनको कि हमारे पास जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, उसको हम इनकमिंग रिक्वेस्ट कहते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी के पास ये इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, अब इनको हैंडल करना होगा हमें। डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं, अभी तो मैंने आपको 2 बना के दिखाई हैं, सिर्फ़ यहाँ पे 10 और हो सकती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम बताएँगे राउट्स, ये कौन-कौन से हमारे राउट्स होंगे फॉर इट। 1 मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने राउट्स बना दिए हैं। ये लाइन्स अपीयर हो रही हैं क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया होगा। अ, ये लाइन्स क्यों आ रही हैं? अच्छा देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। बेसिकली मैंने एक कमेंट्स में ना ये चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट्स व्हाई वो ग्रीन लाइन शो कर रहा है कि लाइक इस तरह से आपने पहले लिखा हुआ है, तो बाद दोबारा ये चीज़ें आ रही हैं। इसको बाद में देख लेते हैं क्या है, अगर नहीं वर्क करेगा तो इसको हैंडल कर लेंगे। अब हमने इनको राउट्स बताने हैं कि हमारे पास ये राउट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एपीआई यूज़र राउट होगा, एक एपीआई प्रोडक्ट राउट होगा, तो उसको यहाँ पे हैंडल करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको देखता हूँ, एपीआई यूज़र वाले को। इसको मैं एक नाम देता हूँ, ठीक है। एक मैं कहता हूँ कि मैं अपना यूज़र राउट बना रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने अपना यूज़र राउट बना दिया। ये मैंने इसको नाम दिया जस्ट टू यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है। गिव नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए आपकी। अ, टाइम थोड़ा-सा रह गया। अच्छा ठीक है। यहाँ पे हमने अब उसको हैंडल करना है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक मैच। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई यूज़र में, अब इसको किस तरह मैच करेगा? हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना कि हमें कुछ ना कुछ तो एक इन कॉन्फ़िगरेशंस में बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास अगर ये वाली रिक्वेस्ट आती है एपीआई यूज़र, जिसका एपीआई यूज़र एंड पॉइंट है, तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है? ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें एक पाथ है। पाथ अगर हमारे पास ये वाला होगा ना, तो मुझे क्या करना है, इसके अगेंस्ट एक क्लस्टर रन करना है। क्लस्टर इज़ नथिंग, बेसिकली ये है कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है एपीआई यूज़र में, वो इस पाथ के साथ मैच कर जाएगी। अगर इस पाथ के साथ मैच करती है, तो वो इस क्लस्टर को रन कर देगा और क्लस्टर क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी आप इसको समझ लो, एक क्लस्टर है। एक हम बनाते हैं यूज़र क्लस्टर, ठीक है? अब क्या होगा, वो इस क्लस्टर को रन करेगा, तो मैं ऑब्वियसली हमें इस क्लस्टर को डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि राउट्स वाले सेक्शन से बाहर आना पड़ेगा हमें, ठीक है? और यहाँ पे हमें क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और क्लस्टर्स को हमें एक नेम देना पड़ेगा, वो और नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ पे दिया, यूज़र क्लस्टर दिया, तो यहाँ पे भी उसका नाम यूज़र क्लस्टर होना चाहिए, ठीक है? अब होगा ये कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है एचटीटीपी लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर किस पे चल रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि 1000 पे चल रहा है। ये मेरा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर है। वहाँ से मेरे पास रिक्वेस्ट आई एपीआई यूज़र, ये यूआरएल हिट हुआ है मेरे पास। तो वो क्या करेगा रिवर्स प्रॉक्सी, क्योंकि हमारे पास ये रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है? अब वो देखेगा, इस एंड पॉइंट को ढूँढेगा कि क्या किस राउट के साथ ये एंड पॉइंट मैच कर रहा है। मेरा ये एंड पॉइंट के साथ जो है ना, इस एंड पॉइंट के साथ ये चीज़ मैच कर रही है। तो वो क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एक क्लस्टर रन कर देगा। और इस क्लस्टर में हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट जो मेरी आ रही है एपीआई यूज़र की, मुझे किस सर्वर के पास भेजनी है, ठीक है? अंडरस्टूड ना? तो ये चीज़ हमने यहाँ पे हैंडल करनी है। अ, अब क्योंकि कोई चैट नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास एक क्लस्टर आईडी है, सॉरी क्लस्टर आईडी हमने नहीं लिखनी, यहाँ पे हमने जस्ट बताना है कि ये क्लस्टर रन हो गया इस एंड पॉइंट के अगेंस्ट, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ है, बल्कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हमें यहाँ पे डेस्टिनेशंस देनी होंगी, मीन्स कि मेरी क्या डेस्टिनेशन है इसकी जो एंड पॉइंट आया है,
ठीक है? तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि एक यूज़र सर्विस है, उसको एक यूनिक नाम देना हमने। ये भी एक यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए है। कोई चीज़ समझना है तो आप पूछ लेना, ठीक है? तो मैं उसके यहाँ पे डेस्टिनेशन बता दूँगा, क्या बताऊँगा उसको मैं सॉरी बेसिकली मैं उसको बताऊँगा एड्रेस। अब मेरा यूज़र सर्विस जो है वो इस एड्रेस पे चल रही है, ठीक है? एड्रेस क्या है मेरे पास सॉरी ये वाला है। मीन्स कि जो मेरा यूज़र सर्वर चल रहा है वो इस पोर्ट पर चल रहा है 44358 पे, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस ये वाला। अब आप देखेंगे कि क्या होगा कि जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना, वो मैं करूँगा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर पर। अब मैं इसको ना रन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा यूज़र सर्वर के लिए काम हो गया और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस भी जस्ट यही थी और कुछ भी नहीं है। इतना ईज़ी है करना। इसको रन करते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रॉक्सी सर्वर है जो कि इस पोर्ट पर चल रहा है। अब मैं किसी यूज़र सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, किसी प्रोडक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट करूँगा, वो क्या करेगा, देखेगा कि मेरा एंड पॉइंट कहाँ पे डिफाइन है, एपीआई यूज़र यहाँ पे डिफाइन है, तो वो इसके अगेंस्ट इस क्लस्टर को रन कर देगा, यूज़र क्लस्टर को और यूज़र क्लस्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले लाइक पोर्ट पर सेंड कर देंगे। ये आप देखेंगे ये बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने पोस्टमैन में जो मैंने वहाँ कॉपी किया हुआ था रिवर्स प्रॉक्सी का पोर्ट, वो ये है, ठीक है? एक मिनट लेट मी चेक अगेन। यही है, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपीआई यूज़र। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा-सा आपको ड्रा करके दिखाऊँ ना, तो ये देखें। मैंने मैंने क्या किया यहाँ पे कि मेरे पास एक लोकल होस्ट है, ठीक है? अब इस लोकल होस्ट में क्या चल रहा है, इस पोर्ट पे क्या चल रहा है, मेरा रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, जहाँ पे हम अभी एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है? मैं इसको ये वाला एंड पॉइंट सेंड कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये खुद ही इंटरैक्ट करे विथ माय यूज़र जो भी यूज़र एंड पॉइंट ज जो जो जहाँ पे भी मेरा यूज़र होस्ट है, जिस भी सर्वर में होस्ट है, ये उसके साथ खुद ही इंटरैक्ट करे और मुझे डेटा ला कर दे। मैंने डायरेक्टली अपने यूज़र सर्वर के साथ इंटरेक्शन नहीं की। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा यूज़र सर्वर इस वक़्त कौन-से पोर्ट पे चल रहा है। ये लाइन क्यों आ रही है यहाँ पे? ये इसको कैसे खत्म करूँ यहाँ से मैं? ठीक है। मेरे पास यूज़र मैनेजमेंट सर्वर चल रहा है जो कि इस पोर्ट पे है, ठीक है? 44358 पे है इस वक़्त और मैं रिक्वेस्ट किसको भेज रहा हूँ, अगर मैं अपने पोस्टमैन से दिखाऊँ, मैं भेज रहा हूँ अपनी रिक्वेस्ट 44373 में, जहाँ पे हमारा प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, ये हमारे यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे इस एपीआई एंड पॉइंट पर हिट करेगा, एपीआई यूज़र पर, ठीक है? और हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वाला डेटा रिटर्न करेगा। ओके, अभी आप देखना, ये देखो कि मैंने अपने प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने अपने यूज़र सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजी, ठीक है? और ना मेरे पोस्टमैन को पता है कि वो कहाँ पे होस्ट है, ना मेरे क्लाइंट को ये पता है कि वो होस्ट कहाँ पे यूज़र सर्वर। मैंने भेजी है प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊँ, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो डायग्राम में बनी हुई थी अभी ऊपर। यहाँ पे देखो मेरा क्लाइंट इस वक़्त पोस्टमैन है, वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेरे प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है? प्रॉक्सी सर्वर मेरा होस्ट है यहाँ पे 44373 में और उसने क्या किया साथ हमें बताया कि ये वाला जो है ना मुझे एंड पॉइंट चाहिए और ये एंड पॉइंट मैंने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मैंने ये अपने रिवर्स प्रॉक्सी में डिफाइन किया हुआ है और इसके अगेंस्ट उसने क्या किया है बैकएंड में मैं आपको दिखाता हूँ उसने बैकएंड में किया क्या है। वो इस कोड में आया अपनी कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल में आया, ठीक है? उसने देखा कि मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं। वो उसका राउट जो है इसके साथ मैच हो गया एपीआई यूज़र के साथ, ठीक है? और उसने उसके अगेंस्ट एक क्लस्टर रन कर दिया और उस क्लस्टर में लिखा हुआ है कि इस
इसके अगेंस्ट मुझे ये वाला जो है ना रन करना है अपना सर्वर, ठीक है? अ, ओके। और इसने बैकएंड में क्या रिक्वेस्ट बनाई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसने बिल्कुल जब इसको रन किया ना इसके साथ ऑटोमेटिकली इस पाथ को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। मीन्स के इसको साथ अटैच कर दिया और रिक्वेस्ट बना के खुद ही भेजी है। सही है? तो ये इसने पीछे बैकएंड में काम किया है और जिसकी वजह से हमें ये सारा डेटा शो हो रहा है। अब एक और चीज़ है आपको थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं अपने इस पे रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप कहेंगे कि ये भी यूज़र सर्वर है क्या एक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आना था, उसकी एक रीज़न है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है एपीआई यूज़र नेम्स में और मुझे डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है? वो कह रहा है कि 404 नॉट फाउंड। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है ना, वहाँ पे मैंने पाथ लिखा हुआ है एपीआई यूज़र। इफ आई वांट कि एपीआई यूज़र के आगे जो मर्ज़ी हो, मीन्स कि अगर एपीआई यूज़र के आगे ये एपीआई यूज़र है, इसके आगे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी रिक्वेस्ट जानी चाहिए इस वाले सर्वर में क्योंकि इस सर्वर में सारे एंड पॉइंट्स डिफाइन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा एक सिंपल सी एक लाइन लिख दूँगा कैच ऑल की, कि जितनी चीज़ें हैं ना वो उसको यहाँ पर कैच कर लेगा, कैच ऑल। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो वर्क करेगा। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम वही कोड है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और एक दफ़ा मैं आपको सारा रन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे रन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ। मेरे सर्वर्स को स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी के लिए यूज़र आउट है। हमने लिखा हुआ है कि एपीआई यूज़र आगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है यूज़र से आगे। अगर इसमें रिक्वेस्ट आएगी, ये वाला क्लस्टर रन होगा और इस क्लस्टर के रन होने की वजह से यूज़र क्लस्टर के रन होने की वजह से इस वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, अब जो मेरी 404 नोट फाउंड आ रहा था, अब वो नहीं आएगा। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास नेम्स आ चुकी हैं और क्या हमारे पास नेम्स डिफाइन थे ना? वो नेम्स डिफाइन थे हमारे पास, ये वाले, ठीक है? और हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट सर्वर ये है, ठीक है? अब इसके लिए भी ये ऑटोमैटिकली वर्क करेगा हमारा जो कोड है। तो ये मेरे पास यूज़र क्लस्टर जो है प्रोडक्ट राउट जिस तरह मैंने से एक मैंने यूज़र राउट बनाया था, उसी तरह से मैंने एक प्रोडक्ट राउट बनाया हुआ है, जो कि इस एपीआई को मैच कर रहा है कि अगर ये वाली एपीआई हिट हो रही है हमारे पास, तो उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर रन कर देगा और प्रोडक्ट क्लस्टर में क्या होगा कि इस वाले को इस सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है? अब हमारा जो वो सर्वर चल रहा है प्रोडक्ट सर्वर वो इस पे चल रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉक्सी सर्वर को। अभी आप देख रहे हैं उसका डेटा भी हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा। मैं यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूँ ना, मेरे पास उसके नेम्स भी आ जाएँगे क्योंकि ये वाला एंड पॉइंट भी डिफाइन है लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड। अगर मैं अपने प्रोडक्ट सर्वर में जाऊँ और वहाँ पे देखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये एंड पॉइंट लिखा हुआ है, एपीआई प्रोडक्ट नेम्स और मेरे पास उसके अगेंस्ट ये वाले जो नेम्स हैं वो रिटर्न होके आ गए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा एपीआई गेटवेज़ का कि हमने हर जगह अलग से हैंडल नहीं किया। हमने जस्ट एक प्रॉक्सी सर्वर बना दिए, जिसको क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो खुद ही उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने लिखी हुई हैं यहाँ पे, उसको समझ के उस एपीआई एंड पॉइंट को सूटेबल सर्वर के पास भेज देता है। तो ये इसका सीन था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें मेरे से, ठीक है? आप माइक भी ऑन कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको डीपली अंडरस्टैंड करना होगा ना, मैं चाहता था कि इसको लाज़मी रीड करूँ जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है माइक्रोसॉफ्ट की और इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल लिखी हुई है। इसको आप लाज़मी गो थ्रू करना अगर आप 5-6 सेमेस्टर के हैं, अगर आप ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ आएँगी। ये वही ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हुई हैं। तो आप इसको वैसे पढ़ लेना, ठीक है? काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है ये। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये मेरे पास आज का लेक्चर था आपका और अभी कुछ देर बाद दोबारा एक लेक्चर स्टार्ट होगा जो कि जिसमें हम हैकाथॉन की डिटेल्स आपको बताएँगे। मैं कासिम को मैसेज करता हूँ कि वो आ जाए और आपको एक दूसरा लिंक मैं देता हूँ उसके लिए ताकि जो जॉइन नहीं कर सकेंगे वो अ, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें हमारी। तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ और कासिम को मैसेज कर देता हूँ, आप सब यहाँ पे रहना, आपको एक न्यू लिंक आएगा, तो वो आप जॉइन कर लेना। और फिर इसमें जो हमने हैकाथॉन नेक्स्ट वीक कंडक्ट करवाना है और आपको सर्टिफ़िकेट्स प्रोवाइड करने हैं,